ये कहानी तब की है जब मेरे चचेरे भाई की शादी को हुए मात्र 2 महीने हुए थे और भाई को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। तो दोस्त बनकर भाभी के अकेलेपन को किस प्रकार दूर किया, कैसे हम अच्छे दोस्त बन गए। तो अब अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुनील है और मेरी भाभी का नाम मधु है। उस समय मेरे से करीब 3-4 साल बड़ी ही होगी। मेरे भैया जिनका नाम राकेश है वो दिल्ली में रहते थे और नौकरी करते थे। शादी हुई और 2 महीने बाद उनको जल्द ही जल्द दिल्ली आना था, तो अपनी बीवी को गांव में ही छोड़ आए। घर में मेरी चाची थी, वो भी विधवा, तो उनके घर में 2 ही लोग थे, भाभी और बुढ़िया चाची। और मैं था एक देवर। मेरा घर उनके घर के सामने था, मेरे दरवाजे से उनकी खिड़की दिखाई देती थी। भाभी ने मुझे बुलाया तो मैं गया। धीरे धीरे जान पहचान और अच्छे से हो गई थी। जब राकेश भैया दिल्ली गए तो भाभी अपनी जान पहचान बढ़ाने लगी, तो मेरी और भाभी में अच्छी जमने लगी। मैं 1-2 दिन में चला ही जाता था। एक दिन की बात है, मेरी चाची अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी 2 दिनों के लिए, तो घर में सिर्फ भाभी थी। एक दिन मैं कॉलेज से आया तो वो खिड़की से देख रही थी और इशारे से मुझे बुलाई। मैंने उनको कहा खाना खाकर आता हूँ। गर्मी का दिन था, उस समय करीब 11 बज रहे थे। खाना खाकर मैं उनके यहाँ पहुँच गया। दिन के करीब 1 बज रहे थे। भाभी अकेली उस गर्मी की दोपहरिया में पंखा झेल रही थी। बाहर भी सुनसान था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। हवा भी जोरों से चल रही थी। मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गया। भाभी मुझसे बातें करने लगी, कहने लगी, जब से आपके भैया दिल्ली गए तब से मुझे जरा ही मन नहीं लगता है। शादी के पहले मैं परिवार में रहती थी और जब से शादी होकर आई थी यहाँ बस 3 लोग ही हैं, उसमें से भी एक जो कि मेरे पति ही है, वो भी दिल्ली चले गए। पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं जब अपनी बीवी को समय ही नहीं दे पाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो वो बोली पता है, वो अब दिवाली में आएंगे और दिवाली में अभी काफी समय है। मैं उनके बहुत ज्यादा याद करती हूँ। और वो अपना मुंह आंख फेस चमका चमका कर मेरे से बात कर रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फोन कर लीजिए। वो उन्होंने कहा हाँ बात हो जाती है, मैं बाहर जाकर कभी कभी बात कर लेती हूँ पीसीओ जाकर। उस समय मोबाइल उतना ज्यादा नहीं था, सब लोग फोन करने के लिए घर से बाहर ही जाते थे जिनके यहाँ फोन नहीं होता है। तो मैंने कहा आप भी चले जाइए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपनी सास को भी देखना है। तो मैंने कहा हाँ फिर तो दिक्कत है आपके साथ। सच बताता हूँ दोस्तों, उस समय मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। मैंने बस उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था। तभी तो बोल उठी, आपको पता है भाभी भी आधी घरवाली होती है। तो मैंने कहा मैंने साली के बारे में तो सुना भी है कि वो आधी घरवाली होती है, पर भाभी के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कहा क्यों, भाभी से लोग मजाक करते हैं ना। तो भाभी से जब मजाक कर सकते हैं और भाभी की बहन आधी घरवाली हो सकती है, तो जब भाभी का पति भाभी के पास नहीं हो तो कौन हेल्प करेगा, देवर ही करेगा। मैंने कहा हाँ ये भी आपकी बात सही है। मुझे उनकी बातों से कुछ होने लगा था और जब वो भी मेरे से बात कर रही थी तब वो भी घबरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो भी ये सब घबराते हुए कह रही है। मुझे भी घबराहट हो रही थी, तो मैंने कहा अब मैं जाता हूँ। वो दरवाजे पर बैठी थी चौखट पर और मैं अंदर था। हवा तेज तेज चल रही थी। उन्होंने कहा कहाँ जाओगे, बाहर लू चल रही है, धूप भी तेज है, गर्मी है, बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं फिर आऊंगा, और मैं उठ गया। भाभी ने तभी ऐसा सीन कर दिया कि मैं देखता ही रह गया। फिर मैं आगे बढ़ा और उनके करीब आया और बोला हट जाइए रास्ते से। तो उन्होंने कहा नहीं हटूंगी, जाना है तो ऐसे ही चले जाओ। मुझे भी अब अटखेलियां करना अच्छा लगने लगा था। उन्होंने कहा कि आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया, और मेरे साथ मजाक करने लगी। मैंने कहा भाभी कोई देख लेगा, तो वो बोली कोई नहीं देखेगा। इतना कहकर वो दरवाजा सटा दिया। अब मैं भी भाभी के साथ मस्ती करने लगा। वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे देख रही थी। इस प्रकार हम अच्छे दोस्त बन गए। अब भाभी जब भी अकेलापन महसूस होता तो मुझे बुला लेती। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी उस समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए नीलम को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो नीलम? मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। फिर हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में मम्मी भैया सो गए। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती। जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे और मुझे छेड़ते भी रहते थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू आपने ऐसा क्या किया जो दीदी की ऐसी हालत हो गई? तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दें। यह बोलकर जीजू हंसने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू आकर मेरे साथ मजाक करने लगते। मैं उनसे कहती, जीजू दीदी आ जाएंगी, तो वे कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर में नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर आसपास कोई नहीं होता तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़के और रिश्तेदारी के बहुत से लड़के मुझे बात करने की कोशिश करते, पर मैं किसी को ज्यादा घास नहीं डालती थी और दीदी को भी ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल तो लड़के तो सिर्फ मजा लेना चाहता है, क्योंकि यह तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने नीलम से बात करने लगा तो छोड़ेगा नहीं। एक रात हम खाना खाकर लेटे ही थे कि अचानक 11 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी। मैं और दीदी के देवर घर में अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरी रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटा हुआ है। मैंने भी जीजू को बधाई दी तो जीजू कहने लगे, साली साहिबा पिछले 8 महीने से तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया था, इसलिए अब मना मत करो। फिर मैं स्नान करने चली गई। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वे कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया। जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है? जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के माथे किस कर दिया। जीजू कहने लगे, अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब एंजॉय करते। तो दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, साली तो है ना घर पर।
कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम बाद में कर लेंगे। जीजू अपने बेटे को गोदी में उठाकर खिलाने लगे और बोले, देखो नीलम, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी, आज तुम क्या गिफ्ट दोगी मुझे? यह सुनते ही जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं तभी जीजू के इरादे समझ गई थी। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। मैं रसोई में गई काम करने तो जीजू ने आकर मेरे साथ मस्ती करने लगे। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले, आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, मैं तुम्हारे साथ इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। जीजू ने कमरा सजाने के लिए एक आदमी को साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और गहने सब दे दिए थे। मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, कसम से मैं किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं ही दुल्हन हूँ। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। 10 मिनट बाद जीजू आए। उन्होंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वे बिल्कुल दूल्हा लग रहे थे। अब जीजू मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी। ऐसे करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह जब जीजू उठे तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी तमन्ना पूरी हो गई थी। जीजू बोले, गुड मॉर्निंग साली जी, जो तुमने मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर जीजू उठे और बोले, चलो साली जी, अब घर का भी काम करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी साली और जीजू की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं गरीब परिवार से थी और लड़के वाले बहुत ज्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि भगवान का दिया सब कुछ है, बस हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले। बाप का साया नहीं था तो सभी ने माँ को समझाया कि लड़की को इस घर में ब्याह दे, सारी उम्र मौज करेगी। ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी। तभी मेरे घर वालों ने रिश्ते को हाँ कर दी। मेरे विचार भी नहीं जाने उन्होंने। एक बार मेरा दिल बहुत टूटा। फिर मैंने हौसला कर लिया और चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक दिन मौसी आई और मुझे अकेली साइड में ले गई। ले जाकर बोली, देख लड़की, छुपाना मत। सच बता, कितनी बार खेल चुकी है? मैं एकदम से हैरान रह गई। मौसी बोली, छुपा मत, मुझे गांव की हर खबर रहती है। अभी बता दे, मैं कुछ कर दूंगी। बड़े घर में नाक मत कटवा देना। मैं बोली, हाँ खेल चुकी हूँ मौसी, मगर माँ को मत बताना। फिर मेरी शादी हुई और मैं बड़े घर में आ गई। सभी रीति रिवाज निभाए गए। मुझे महसूस हुआ कि मुकेश थोड़ी बड़ी उम्र के हैं। देखने में वो हट्टे कट्टे थे, चौड़ा सीना था। रात को आलीशान कमरे को सजा मुझे मेरी नंद ने बिस्तर पर बिठा दिया। अंदर डर सा था कि चोरी न पकड़ी जाए। मुकेश आए और उनके मुंह से दारू की गंध आ रही थी। मैं शर्माती हुई मुहर नीचे करके बैठी रही। मेरा दिल कर रहा था कि उसके तनाव को ज्यादा कर दूं, मगर मैं पहल नहीं कर रही थी। मैं अनजान सी बनकर बोली, छी। अपने पति के घोड़े में अधिक तनाव न आता देख मैं मायूस हो रही थी। उनकी बात सुनकर मैं शर्माने लगी तो वो कहने लगे, खुलकर बोलो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं भी बेशर्म हो गई थी क्योंकि आग लगा दी थी उन्होंने। मैं खुश थी कि अच्छा खिलाड़ी पति मिल गया, लेकिन वो तो फिर लुढ़क ही गए। मैंने सोचा कि उठेंगे, लेकिन वो नहीं उठे। वो बस एक तरफ लेटकर पसर गए और मैं देखती रह गई। जल्दी ही वो खर्राटे मारने लगे। मुझे मौसी पर और किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं सो गई। अगले दिन उठी और तैयार होकर बाहर निकली। ननद मेरी उतावली हुई रात के बारे में पूछने लगी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया।
पूरा दिन मुकेश पास नहीं आए। अगली बार मुकेश फिर पीकर आए थे। उनकी आंखों में झांकते हुए मैं बोली, मेरा नशा करो ना, एकदम ताजा नशा है। वो मुझे भी पिलाने लगे तो मैंने मना कर दिया, मगर वो होंठ से लगाने लगे और मैं पी गई। कुछ देर बाद मुझे भी कमरा रंगीन दिखने लगा। कुछ ही पल बाद मैच खत्म हो गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बहुत मायूस थी मैं। अगर मायके जाने को बोलती तो सभी कह देते वहीं से तो आई हो, अब हमारा दिल नहीं लगता, यहीं रहो। 1-2 बार गई भी इनके साथ और वापस आ जाती। 3 महीने बीत गए। मैं कैद होकर रह गई। घर में सासू माँ रहती तो बस फोन पर टाइम गुजार रही थी। सासू माँ को इल्म था कि उनका बेटा शराबी है और बहू बेहद जवान है, इसलिए वो मुझे दायरे में रखती थी। 4 से 5 महीनों बाद सासू जी बोलने लगी, बहू पोते का मुंह दिखा दे। तब तक मैं भी सलीके से रहने लगी थी। अब सासू माँ को लगने लगा कि यह बहुत शरीफ है, यह ऐसी वैसी नहीं है। थोड़ा यकीन करने लगी मुझ पर। अब वो रिश्तेदारों के पास चली जाती थी मुझे छोड़कर। तभी इन लोगों ने सलाह की कि ऊपर के हिस्से में जो लकड़ी का काम होने वाला है वो अब पूरा करवा लिया जाए। सासू माँ बोली, हाँ, पूरा करवा कर पीछे सीढ़ियाँ चढ़वा दो और उसको किराए पर दे दो। इतना बड़ा घर है, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सुन रही थी मगर मुझे इन सब में कोई खास ध्यान नहीं था। मैंने कहा, माँ, मैं कुछ दिन गाँव हो आऊं, माँ की याद आ रही है। वो बोली, अरे तुम गांव में ही रही हो, मेरा यहाँ अकेली का दिल नहीं लगेगा। वैसे भी घर में मिस्त्री लगे रहेंगे, काम भी बढ़ जाएगा। मुकेश तुझे मिलवा लाएगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ दिन के बाद घर में मिस्त्री आ गए। उनमें से एक जवान और मजबूत शरीर का मालिक था। उससे मेरी नजरें टकराई तो टकरा ही गईं। वैसे मैं उनके पास नहीं जाती थी मगर दूर से ही देखती। वो भी जब मुझे देखता तो बिना नजर हटाए देखता रहता। घर में बात होती थी कि कश्मीरी है, बहुत जबरदस्त कारीगर है, बहुत हुनर है इसके हाथ में। 2-4 दिन के बाद उसने दूसरी जगह का काम भी ले लिया और मेरे पति से कहा, यहाँ मैं अकेला संभाल लूंगा, बाकी लोगों को दूसरी साइड पर भेज देता हूँ। एक दिन मेरी सास का बीपी कम हो गया था। उनकी बहन की तबीयत खराब थी और ये खबर सुनकर वो परेशान थी, इसलिए मेरी सास सुबह से बिस्तर पर ही थी। जब मिस्त्री आए तो उनके लिए चाय मैं ही लेकर गई। उस दिन पहली बार मैंने उसके करीब गई। वो मुझे निहारता ही रहा। कांपती आवाज में होश में आते हुए बोली, जी चाय। गुलाब रख दीजिए, ले लूंगा। चाय रख सीधी हुई और मुड़ी तो आवाज आई, वाह, ऊपर वाले ने क्या तोहफा बनाया है। सीढ़ियों के पास यह सुनकर बड़ी ही अदा से मुड़कर मैंने देखा। नशीली नजरों से देखते हुए उसका हिलाया हाथ कबूल सा करते हुए मैं मुस्कराकर नीचे आ गई। आकर मैं सास के पास बैठ गई और उनका बीपी चेक किया जो अभी भी लो था। मैंने मुकेश को फोन किया, जल्दी आओ, माँ उल्टियाँ कर रही है। वो बोले, मैं किसी को भेजता हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ। पिताजी भी बाहर थे तो इन्होंने लड़का सुनील भेज दिया शोरूम से। उसने सासू जी को उठाया और साथ में गुलाब भी आ गया। सबने मिलकर सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मैं भी बैठने लगी तो माँ बोली, बहू तुम रहने दो, यह ले जाएगा, घर खाली थोड़ी छोड़ना है। मैंने दरवाजा बंद किया और गुलाब भी ऊपर जाने लगा। उसने मुझे देखा तो मैं मुस्करा दी। बहुत जबरदस्त मौका था। एक डर भी था कि पता नहीं सुनील कितनी जल्दी डॉक्टर को दिखा लौट आएगा। गुलाब बोला, जी मोहतरमा, मैं काम करने लगा हूँ, जरूरत हो तो बुला लेना। मैं बोली, जी ठीक है। वो बोला, थोड़ा पानी पिला दीजिए। मैं पानी का गिलास लेकर सीढ़ियों के पास गई। वो सीढ़ी पर बैठा था। कामुक अंदाज में वो बोला, क्या किस्मत है मुकेश भाईजान की। मुकेश का नाम सुनकर मेरा चेहरा उदास हो गया और मैं जाने लगी। उसने चेहरा पढ़ लिया और पीछे आते हुए पूछने लगा, एकदम से क्या हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने हाथ पकड़ा और बोला, आप बुरा मान गईं क्या। तो मैंने कहा, क्या बताओ, यहाँ तो आकर मेरी जिंदगी ही बेकार हो गई है। उसने आगे बढ़कर मुझे बाहों में कैद लिया। मैं बोली, गुलाब,
कोई आ जाएगा कभी भी, वो बोला। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तभी घंटी बजी और हमने जल्दी से खुद को ठीक किया और वो ऊपर निकल गया। मैं बाहर गई और गेट खोला। सुनील ने सास को पकड़ा था, साथ में एक लड़का और था। उन्होंने सास को रूम में लेटाया और ग्लूकोज की बोतल लगा दी। सास बेहोशी की सी हालत में थी। उनको आराम करने की कहकर वो लड़के चले गए। मैं पास बैठ गई। उनका सिर दबाने लगी। वो जल्दी गहरी नींद में सो गई। गुलाब नीचे ही आ चुका था, सब देख रहा था, मुझे इशारा कर रहा था कि दूसरे कमरे में आ जा। सास की हालत उठने लायक नहीं थी, उल्टी की वजह से कमजोरी बहुत थी। हिम्मत करके मैं दूसरे कमरे में गई क्योंकि किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। तभी मुकेश की कॉल आई और मैंने फोन उठाया। हेलो कहिए। मुकेश कैसी हो और माँ कैसी है? मैं वो ठीक है, डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाया है। मैंने पूछा आप कब आओगे? वो बोले मैं तो रात को आऊंगा। मैं बोली गुलाब बुढ़िया उठ जाए, इससे पहले आज एक बार मैच खत्म कर लिया जाए। फिर वो ऊपर चला गया। मैं सास के पास गई। ग्लूकोज थोड़ा ही बचा था, सास सोई पड़ी थी। रात को मुकेश पीकर लौटा और रोज की तरह सो गया। 2 दिन बाद मौसी की डेथ हो गई। मम्मी पापा दोनों वहां चले गए। रात को भी मुकेश को दारू पिलाकर हम सुला देते और खूब मजा करते। बुढ़िया भी बहन के जाने के गम को दादी बनने की खुशी में भुला चुकी है।